24 दिसंबर 1999, क्रिसमस की पूर्व संध्या। नई सहस्त्राब्दी शुरू होने में सिर्फ 7 दिन बाकी। काठमांडू से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की IC 814 उड़ान में खुशनुमा माहौल। लोगों को ड्रिंक सर्व की जा रही थी। विमान को चला रहे थे कैप्टन देवी शरण। कॉकपिट में उनके साथ थे फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया और को पायलट राजेंद्र कुमार। 4:39 पर फ्लाइट पर्सर अनिल शर्मा ने कॉकपिट में कॉफी और चाय सर्व की और बाहर आने के लिए दरवाजा खोला। मैं कॉकपिट से बाहर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक नकाब पहने एक सज्जन सामने खड़े हैं। चश्मा लगाया हुआ था उन्होंने, मेटल फ्रेम और एक सूट पहना हुआ था ग्रे कलर का स्ट्राइप्स वाला। उनके हाथ में एक तांबा कलर की पिस्टल थी जो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। कोई होशियारी नहीं करेगा, कोई हिलेगा नहीं, तैयारा हमारे कब्जे में है। चीफ उर्फ इब्राहिम अख्तर ने अनिल शर्मा को पीछे जाने के लिए कहा। कॉकपिट क्रू की आपस में आंखों ही आंखों में बातें हुई। सबसे पहले जागिया बोले, आइए बैठिए, आप क्या चाहते हैं? आप कुछ नहीं करेंगे, बातें ही करेंगे। आप सिर्फ मगरब में चलिए, चलिए। उधर यात्रियों के केबिन में 4 अवचालक बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर भी हरकत में आ चुके थे। कुछ लोगों की समझ ही में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो वैसे ही बैठे रहे। अवचालकों ने उनके गाल पर थप्पड़ रशीद करने शुरू कर दिए। मिनटों में उन्होंने यात्रियों पर काबू पा लिया। उनकी सीटें बदल दी गईं और उनके केबिन बैगेज को एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटों पर पटक दिया गया। उधर IC 814 से संदेश फ्लैश हुआ कि विमान का अपहरण कर लिया गया है। चीफ ने आदेश दिया कि विमान को लाहौर ले जाया जाए। कैप्टन शरण बोले, हमारे पास 1 घंटे का ईंधन बचा है। उन्होंने जानबूझकर विमान की गति धीमी कर दी। लाहौर से सूचना आई कि वो जहाज को वहां नहीं उतरने देंगे। कैप्टन शरण ने कहा कि हमें जल्द ही कहीं न कहीं लैंड करना होगा क्योंकि हमारा ईंधन खत्म हो रहा है। आप चाहे जहाज को गिरा दो, पर आप लाहौर चलो। केबिन क्रू अवचालकों को यह समझाने में सफल हो गया कि अगर विमान को अमृतसर में नहीं उतारा गया तो वो क्रैश हो जाएगा। 7:01 पर IC 814 ने अमृतसर में लैंड किया। उधर दिल्ली में बैठ चुके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से संदेश आ गया कि विमान में ईंधन भरने में जितनी संभव हो उतनी देरी की जाए। विमान को अमृतसर में उतरे 40 मिनट से ज्यादा बीत चुके थे और ईंधन का कहीं अता पता नहीं था। इस बीच अवचालकों ने इकोनॉमी क्लास से कुछ यात्रियों को एग्जीक्यूटिव क्लास में लाकर उनके हाथ पांव बांध दिए थे। अवचालक नर्वस होने लगे थे। उन्हें डर था कि भारतीय सुरक्षा बल किसी भी क्षण विमान पर हमला कर सकते हैं। इतने में बर्गर कॉकपिट में घुसा। क्या हम मारना शुरू करें? नहीं, ये जहाज चलाएंगे, आप ऐसा मत करो। थोड़ी ही देर में चीफ ने फ्लाइट इंजीनियर जागिया के सिर पर पिस्टल लगाकर उल्टी गिनती शुरू कर दी। 20, 19, 18, 17, 16। इस पर भी पायलट ने विमान नहीं उड़ाया तो वो जागिया को एग्जीक्यूटिव क्लास में ये दिखाने ले गए कि उन्होंने यात्रियों को मारना शुरू कर दिया है। हम नहीं उड़ रहे थे तो वो मुझे कैच के ले गए पीछे दिखाने के लिए। चीफ हाईजैकर ने गन रखी हुई थी, उल्टी गिनती गिन रहा था तो उस सबको कैच के ले गया था। मुझे दिखाया था पीछे ब्लीडिंग पैसेंजर्स आर ब्लीडिंग, और एक छुरी थी, ब्लड स्टेन नाइफ थी, मेरी बैक पे रख दी तीसरे हाईजैकर ने और कहा कि तेरा भी ऐसे करे। तो फिर मुझे ठुड्डा मारा
जाओ कॉकपिट में जहाज चलाओ। उधर जब यात्री राजेंद्र डोगरा एग्जीक्यूटिव क्लास में पहुंचे तो वहां पहले से ही 3 यात्री सीटों पर बंधे हुए थे। मेरे को उन्होंने कटियाल के साथ में रस्सियों से मेरे हाथ पीछे बांध के और बेल्ट से टाइट करके बिठा दिया। उस टाइम पे हवाई जहाज अभी ऊपर ही था, कोई लैंड नहीं किया था कहीं भी। फिर उसने वहां पे जाके जब एक डॉक्टर जो था वो सतनाम के पास आके खड़ा हो गया तो उसने उनको पायलट को कहा कि देखिए अगर आप नहीं तेल मिल पाएगा तो हमने इसको उड़ा देना है। अंदर बैठा था एक आदमी, मैं 10 पे गिनती गिनूंगा, नहीं तो आप इसको मार देना। उन्होंने फिर सतनाम के ऊपर चाकों से हमला किया, उसकी चेस्ट पे मारा तो बट उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली तो आई थॉट कि वो मर गया। उसके बाद चाकू लेके अंदर चला गया। उसने वहां जाके देखा कि देखो मैंने एक को तो मैंने मार दिया है, अब अगर नहीं देंगे तो मैं दूसरे को मारूंगा। उसके बाद जो कटियाल था उसके पीठ के पीछे आके खड़ा हो गया, काउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन कटियाल ने थोड़ा सा क्या है कि उसने पहले से पूछा कि मुझे मारिए मत, तो उन्होंने कहा ये तो क्या तुम्हारा क्या कुछ नहीं होता। उन्होंने जब उसको मारा तो उसके गले पे जब चाकू लगा तो उसका जो खून था पूरा वो सारा मेरे बॉडी पे आ गया। उसने कहा जी मुझे बाथरूम जाना है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, बाथरूम जाएंगे तुम्हें सारा को हम ऊपर भेजेंगे। जब ये तय हो गया कि ईंधन भरे जाने के आसार नहीं हैं और खून खराबा शुरू हो गया है तो कैप्टन देवी शरण ने विमान को उड़ाने का फैसला किया। जैसे ही विमान सीमा के पास पहुंचा, लाहौर एटीसी की चेतावनी गूंजी, पाकिस्तान में प्रवेश मत करिए, हमारी वायु सीमा में आते ही आपको मार गिराया जाएगा। पायलट ने जवाब दिया, हमारे सिर पर पिस्तौल लगी हुई है। चेतावनी के बावजूद लैंड करने के लिए झुकना शुरू किया। सिर्फ 300 फीट रह गए थे कि सह चालक राजेंद्र कुमार ने देखा कि वो तो सड़क पर उतरने वाले थे। फ्लाइट इंजीनियर जागिया याद करते हैं, जहाज के अंदर ईंधन था ही नहीं। इट वॉज लेस देन 28 मिनट्स ऑफ ईंधन इन दैट एयरक्राफ्ट। इसके अंदर टेक ऑफ भी था, लैंडिंग भी था और एक गो राउंड भी था। तो वी वर नॉट श्योर वी विल बी एबल टू सस्टेन इन द एयर और नॉट। वी वर एंटरिंग लाहौर एयर स्पेस। वी वर टोल्ड यहाँ पे रनवे की लाइट्स ऑफ है। उन्होंने VOR, ILS और जो नेविगेशनल एड्स थी सारी ऑफ कर दी थी। एयरपोर्ट को भी ब्लैकआउट कर दिया था उन्होंने कम्प्लीटली। एंड हमारे पास नेविगेशन सिस्टम था। वी वर हेडिंग टुवर्ड्स लाहौर एयरपोर्ट। लेकिन बाद में वी सॉ सम लाइट्स इन द डिस्टेंस। वी स्टार्टेड अप्रोचिंग। वी थॉट दिस इज अ रनवे, बट लेटर ऑन एट 300 feet we realized it was a highway. So then we pulled up. Low fuel warning was on, which comes at 900 kilos in either tanks. उस वक्त जब जहाज हमने पुल अप किया तब लाहौर एटीसी ने कहा कि 814 come on the runway, we are switching on the light, and we landed there. दूसरी तरफ कैप्टन देवी शरण के मन में क्या चल रहा था, सुनिए उनकी जुबानी। उस टाइम हमारे पास 2 एक्शन चल रहे थे। एक एक्शन ये था कि हमें रनवे नहीं मिला था और मेरा जो ट्रांसपोंडर था वो ऑन था। वो ट्रांसपोंडर जो है वो ग्राउंड एजेंसी को हमारी हाइट और डायरेक्शन बताता है। तो जब मैंने उनको बोला कि मैं इस जहाज को क्रैश करने जा रहा हूँ, एक्चुअल मीनिंग वो नहीं था कि मैं इस बार में क्रैश कर दूंगा, क्योंकि हमारा फ्यूल खत्म हो चुका था। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसी जगह चाहिए थी जो थोड़ी प्लेन हो, ताकि अगर मैं इसको क्रैश लैंड करूं तो कम से कम 50-100 लोग बच जाएं और बाकी के नहीं बचा पाएंगे तो नहीं बचा पाएंगे। तो मेरा इरादा था कि अगर हमें और कोई जगह नहीं मिलेगी तो मैं एक सर्किट बना के मैं शायद इसी सड़क पे लैंड कर जाऊंगा। बहरहाल लाहौर में ईंधन भरा गया और ये तय किया गया कि विमान को दुबई ले जाया जाए, क्योंकि काबुल में रात में विमान उतारने की सुविधा नहीं थी। दुबई पहुंचते पहुंचते रूपेन कत्याल दम तोड़ चुके थे। अब चालकों में से एक फ्लाइट पर्सन अनिल शर्मा के पास पहुंचा। इसका अंदाजा हमें तब पता चला जब दुबई के पास जो एयरपोर्ट अल मिन्हाज जहाँ पे विमान उतरा था, वहाँ एक अपहरणकर्ता आया और उसने मुझे कहा कि अंग्रेजी में कि उठिए, अपने मेरा एक और मेल कॉलीग था फ्लाइट पर्सन, आप उनको साथ लेके आइए। जब हम जे क्लास गए तो उसने अपहरणकर्ता ने बोला कि इसकी बॉडी को उठाइए, ये मर चुका है। क्योंकि हम लोग काफी बात नहीं कर पा रहे थे, हमारे ऊपर निरंतर वो लोग नजर रखे हुए थे। 2-4 दिन बाद मालूम पड़ा कि मेरा जो कॉलीग था उसको उन्होंने उसकी ड्रेसिंग के लिए बुलाया था। बाद में जब हमने घटनाओं को जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ कि ये चीज एक्चुअली अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में फिर घटनाक्रम के बाद तो हमें मालूम पड़ा कि 9 लोगों को आगे लेके गए थे जे क्लास में, जो उन्होंने पहले मैंने जैसा बता चुका हूँ कि खाली करवाई थी। तो उस एरिया में ये सारी घटनाएं हुई। हमने उसको उठाया, अनफॉर्चुनेटली स्वर्गवासी रिपन कटियाल जी को, और उसके स्टेप लेटर पे रखा। उसके रखते ही इन लोगों ने को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने कहा जल्दी आइए, दरवाजा बंद कीजिए। तो
कुछ ऐसे क्षण थे जिसपे आज भी सोच के इंसान कांप उठता है। दुबई में विमान में फिर ईंधन भरा गया। इसके बदले में अवचालकों ने 27 बीमार, वृद्ध, औरतों और बच्चों को छोड़ दिया। दुबई के समयानुसार सुबह 6:30 बजे विमान ने फिर उड़ान भरी, इस बार काबुल की तरफ। जैसे ही विमान अफगानिस्तान की सीमा में घुसा, काबुल एटीसी ने संदेश भेजा कि विमान को कंधार ले जाइए। 8:10 पर विमान ने कंधार में लैंड किया। तब तक यात्रियों को पता नहीं था कि रूपिन कत्याल की मौत हो चुकी है और उनके शव को दुबई में ही उतार दिया गया है। विमान में सवार एक यात्री अरुण नैथानी याद करते हैं। सेकेंड डे मेरे को पता पड़ा था कि एक आदमी को इन्होंने मार दिया है और एक आदमी जख्मी हालत में उतार दिया गया है। ये बात जो थी इस प्रॉमिस से बताई गई थी कि औरतों को ये पता नहीं पड़ना चाहिए और किसी को बहुत कम ट्रांसफर करो इस चीज को। मैंने देखा था कि उस सारे प्लेन में जगह बढ़ गई थी और कुछ लोग अपने एरिया को थोड़ा सा वो लीड कर रहे थे। हमारे एरिया में थोड़ा सा मुझे लगा कि लोग मेरी तरफ देख रहे थे गाइडेंस के लिए या सपोर्ट के लिए। तो मुझे पता पड़ा था क्रू से ही कि एक की डेथ हुई है रुपिन कटियाल की, और अनफॉर्चुनेटली रुपिन कटियाल की पत्नी मेरे बिल्कुल ठीक सामने बैठी हुई थी और उनसे मेरा काफी इंटरेक्शन हो रहा था। तो वो कंटिन्यूअसली बोल रही थी उनको बुला दो, उनको बुला दो, वो कहाँ चले गए। मैंने बर्गर को बोला भाई इनको जरा आप समझाइए, बहुत रो रही है। तो उसने बोला कि तुम मेरी बहन हो। मैं बोल रहा हूँ ना कि वो उतर गए हैं रास्ते में, लेकिन उसने उसकी जैकेट देख ली थी जो खून से थोड़ी भरी हुई थी, इसलिए उसको कुछ विश्वास सा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वो ये भी विश्वास नहीं करना चाहती थी कि उसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद 6 दिनों तक एयरबस का वो विमान इन यात्रियों की एक तरह से जेल बन गया। अब चालक कभी इन यात्रियों से बहुत अच्छे से पेश आते तो कभी बहुत क्रूर हो जाते। एक और यात्री संजीव माहेश्वरी भी उस विमान में बैठे हुए थे। 4-5वें दिन मेरे लड़के को टॉयलेट जाना था। मेरा लड़का करीब 6 साल का था उस टाइम पे। टॉयलेट की कंडीशन ये थी कि वहाँ जाने को तैयार नहीं हुआ। तो एक हाईजर को मैंने बोला कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इमीडिएट उसने प्लेन का दरवाजा खोल के उससे बाहर टॉयलेट करा दिया। तो एकदम वो कभी एकदम बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दे देते थे। फिर एक दिन रात में शायद उनका कुछ टेंशन चल रहा था, फिर ये मेरा लड़का उठा टॉयलेट जाने के लिए तो एकदम थप्पड़ मार के फिर बैठा दिया। 27 दिसंबर को बातचीत के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल कंधार पहुंचा। उसमें थे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू और इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अधिकारी अजित डोवाल। काटजू ने तालिबान से बातचीत शुरू की तो डोवाल ने अवचालकों से। वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत थी खाने की, और शाकाहारी लोगों के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत। फ्लाइट पर्सर अनिल शर्मा भी खासे परेशान थे। वहाँ वेजिटेरियन खाने का बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम था। टोटली निर्भर थे कि जो कुछ बाहर से आएगा उसको हम किस तरह एक्सेप्ट करेंगे। तो हम जो केबिन कर्मी थे उन्होंने कई बार होता था कि एक अफगानी टंगड़ी आ गई चिकन की, उसके साथ ही कीनो होता था तो उसको हम क्लीन करते थे ताकि वेजिटेरियंस को दिया जा सके। ये सारा काम जैसे मैंने बोला मेरे साथ की जो गर्ल्स थी उन्होंने बखूबी निभाया। तो वो फिर हम बांटते थे। ये जैसे पहला मील वहां पे आया अफगानिस्तान में, तब तक हम लोग टूट चुके थे, मतलब ना भूख के मारे लोगों में जान निकल चुकी थी। तकरीबन आप यूं समझिए 180 पैसेंजर थे, 175 आए जिसमें से 100 राइस थे, 75 राजमा। अब आप किसको क्या बांटेंगे। पानी की दिक्कत एक मर्तबा हुई थी और बाद में हमें समझ आया कि उन्होंने जानबूझ के किया था एक पॉइंट पे कि हम ताकि और ज्यादा टूट जाएं। 26 दिसंबर की रात को पहली बार खाना दिया गया, खबूस और राजमा, और वो भी सिर्फ 50 लोगों के लिए। अरुण नैथानी को वो दिन अभी तक याद है। करीब 150 आदमी थे अंदर थे हमारे प्लेन में। 40-50 बैग ले आते थे खाने के, प्लास्टिक बैग में। वो इनका बड़ा सा एक मुर्गा होता था और एक खबूस होते हैं, इनके बड़े बड़े रोट होते हैं, और एक फ्रूट होता था। खाना लोग खाते कम ही थे, मैंने देखा वो जाया ही जाता था। ज्यादातर लोगों ने खाया भी लेकिन इतना नहीं खाया। मैं और मेरी पत्नी हमने एक भी कुछ नहीं खाया 8 दिन तक वहां बैठे बैठे, क्योंकि हमें मालूम था कि खाएंगे तो वी हैव टू गो टू द, हमें बाथरूम जाना पड़ेगा। बाथरूम की हालत बहुत खराब थी, बहुत गंदे थे। इनफैक्ट आई थिंक 8 दिन में 6 या 7 किलो मेरा वजन कम हो गया था उसमें। हाईजैकर्स ने मांग रखी कि इन यात्रियों के बदले भारत 36 चरमपंथियों को रिहा करे। भारत ने तर्क दिया कि वो एक गणराज्य है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि इन सबको छोड़ा जाए।
अब चालकों की तरफ से तर्क दिया गया कि जब रुबैया सईद को छोड़ा गया था तब भी फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन कर हाईजैकर्स की मांगे बताई। मौलाना मसूद अजहर के अलावा उन्होंने 35 और लोगों और एक और आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश और 20 करोड़ अमरीकी डॉलर की मांग की है। हम अपना रुख कंदहार में बातचीत कर रहे दल को बता देंगे। इस बीच देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इन मांगों पर विचार करे। तालिबान के अनुरोध पर सज्जाद अफगानी की लाश भेजने की मांग वापस ले ली गई और अंततः तय हुआ कि भारत मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शेख को रिहा करेगा। 29 दिसंबर की रात को बर्गर ने घोषणा की कि बातचीत असफल हो गई है। 30 को सुबह 8 बजे उन्होंने चेतावनी दे दी कि अगर भारत का यही रवैया रहता है तो वो एक एक कर यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। राजेंद्र डोगरा को वो चेतावनी अभी तक नहीं भूलती। रिलीज होने से एक दिन पहले जब पूरा संपर्क टूट गया था इनका आपस में, इन्होंने सुबह हम सबको जगाया। जगाने के बाद उन्होंने सबको कहा कि आप कुछ अच्छी खबरें कुछ बुरी खबरें हैं। देखिए, हमने आज तक आपकी गवर्नमेंट से बहुत कोशिश की कि वो मान जाएं, लेकिन वो जो धोती पोष वहाँ बैठे हुए हैं उनको ये पता नहीं कि अगर हम कुछ करने आए तो अगर हमें आज एक एक करके गिफ्ट पैक उनको लाश भेजी होती तो अभी तक सारा काम खत्म हुआ होगा था। अब आप सब लोग जो है मरने के लिए तैयार हो जाइए और जिसको खाना खाना है वो हाथ खड़ा करे और आखिरी खाना खा ले, क्योंकि जब आप ऊपर जाएंगे तो भूखे न जाएं। और जो भी जिस देवता को याद करता है उस देवता को याद करें। अब हम आधे घंटे के बाद फिर दोबारा मिल रहे हैं। हम लोग उस टाइम बहुत टेंस हो गए। कोई भगवान को याद कर रहा था और किसी ने तो अपने स्लिप कहीं से पेन मिला उस पर लिखना शुरू कर दिया कि शायद हम पर्ची यहाँ गिर जाएगी तो शायद किसी हमारी गवर्नमेंट को मिल जाए तो वो हमारे घर तक ये मैसेज चला जाए कि हमारे साथ क्या हुआ। एक पर्ची पीछे आई थी कि जो हमारा जो पायलट है उसने ये कहा था कि मैं हिट करूंगा आगे जाके, लेकिन दरवाजा खोलने का तरीका सबको मैंने बता दिया है। एक पर्ची सबके पैसेंजर के बाई हैंड थ्रू पीछे जा रही थी, तो देख लेना कि क्योंकि मैं उड़ा नहीं पाऊंगा कि आगे एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर था जिसमें जाके उसने हवाई जहाज को टकराना था। इतने कठिन क्षणों के बीच कुछ हल्के फुल्के क्षण भी आए। एक नेपाली अभिनेता ने शोले के डायलॉग्स को वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ा और उसे भोला के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। कितना आदमी थे? 5 और वो 180। आखिर 31 दिसंबर को संकेत आए कि भारत ने इन अवचालकों की मांगे मान ली हैं। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 बंदियों को अपने साथ लेकर कंदहार पहुंचे। बर्गर ने इसकी सूचना विमान में सवार बंधकों को दी, जिस मुद्रा में अंपायर मैदान में चौके का इशारा करते हैं। उन्होंने आपस में एक दूसरे को गले लगाया और एक एक कर विमान से उतर गए। 184 घंटों तक अवचालकों के कब्जे के बाद जो 155 लोग विमान से उतर रहे थे उनमें अरुण नैथानी भी एक थे। जब हम उतरने लगे तो एक तरह से बिल्कुल ही फेस्टिव वो हो गया था सीजन वहां पे शुरू, और जब हम उतरने लगे तो हमें तालिबान के कस्टम ने रोक दिया और वो हमारे ब्रीफ केसेस थे हमारे वहां पे, बाकी सामान तो नीचे होल्ड में था, उनकी तलाशी लेने लग गए। कुछ सूट केसेस थे हमारे हाथ में जो कैरी करते हैं, और तालिबान जो थे उनके सोल्जर्स चारों तरफ खड़े हमें देख रहे थे। उनके कंधों में वो ग्रेनेड लॉन्चर्स लगे हुए थे, 2-3 टैंक चारों तरफ खड़े थे। फिर हम उतरे तो हमें हिदायत दी गई कि जो औरतें हैं वो जरा सर पे कोई रुमाल बांध लें और अपने को कवर कर लें, शॉल है तो, क्योंकि यहाँ पे जीन्स वगैरह नहीं चलती हैं। अब मेरी बेटी जीन्स में थी तो मैंने कहा भाई अब तो हमारे पास कोई कपड़ा भी नहीं है, तो एक कोई चुन्नी थी उसको ओढ़ के नीचे उतर गए, सर पे डाल ली वो। तो मैं उनको देख रहा था कि वो बड़े कौतूहल से हमको देख रहे थे। सारे यात्रियों को इंतजार कर रहे इंडियन एयरलाइंस के एक दूसरे यात्री विमान में ले जाया गया। बहुतों ने पूरे 7 दिन बाद भरपेट खाना खाया और पानी पिया। हमने वहां पे देखा कि वो व्हाइट कोट्स पहने हुए लोग थे जो हमको अटेंड कर रहे थे।
व्हाइट कोट्स में जो लोग थे, मुझे वो डॉक्टर लगे नहीं वैसे। फिर बाद में पता पड़ा कि कुछ स्पेशल फोर्सेस के लोग भी इनके साथ आए हुए थे। तो वो लोग थे जो चारों तरफ हमारे लुक आफ्टर कर रहे थे, बच्चों को, औरतों को। और आई मीन दे वर वेरी वेरी गुड टू अस, वेरी वेरी गुड। उसके बाद जो है हमने पहली बार जो खाना खाया इनके इंडियन एयरलाइंस के प्लेन में खाया खाना, वो खाना सर्व हुआ हमको। तो उस समय हमें इतना टेस्टी लगा खाना कि आपको बता नहीं सकता मैं कितना टेस्टी लगा हमको खाना। वो दूध था ठंडा पैक्ड, वो दूध पिया। मैं दूध कभी नहीं जिंदगी में पीता बिकॉज आई कांट डाइजेस्ट इट। वो सारा दूध मुझे इतना स्वादिष्ट लगा, मैं सारा दूध ही पी गया। वो मतलब उस टाइम पे कुछ एक अलग ही फीलिंग थी जिसको आई थिंक बताया नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या किसी स्टेज पर ये हाईजैकिंग विफल हो सकती थी? सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर अमृतसर में रहते रहते ही कुछ कार्रवाई की जाती तो बंधकों को छोड़ाया जा सकता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व संयुक्त निदेशक मलय कृष्ण धर ने बीबीसी को बताया था, कंदहार में लैंड कर गया जहाज, आईएसआई का, तालिबान का, अलकायदा का पूरा कंट्रोल में आ गया सिचुएशन। हम उनके जियोग्राफिकल एरिया में घेराबंदी हो गए और इधर दिल्ली में पीएम हाउस के सामने हमारे भारतीय नागरिक लोग इंक्लूडिंग सम पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह का नाराबाजी कर रहे थे या नौटंकी कर रहे थे, उसको इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन पॉलिटिकल लीडरशिप का और कोई चारा नहीं था। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल बेस के ऊपर सर्वाइव करता है या तो अपनी पॉलिसी के ऊपर सर्वाइव करता है। उनका पॉलिसी था नहीं उसको टैकल करने का। आज जब पब्लिक का प्रेशर उनके ऊपर आके गिरा, वो घबरा गए। तो मैं बेशक कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा स्थिति पैदा कर दिया था पाकिस्तान इनके ऊपर कि वो मजबूर हो कि वहां पर जाके जो भी हो, जिस भी तरीके से हो, वहां से अपने इंडियन नागरिक को छुड़ा के लाए। दूसरी तरफ उस समय के आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव एमपी कौशल कहते हैं कि अमृतसर में विमान पर हमला करने के पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे। कोशिश की जा रही थी कि इनको रोका जाए, बट वहाँ पे उस समय अमृतसर में इतने मीन्स नहीं थे। शायद एक कंपनी या एक प्लेटून वहाँ से उसको ऑर्गेनाइज करा गया, बुलाया गया, बट बाय द टाइम दे केम, हाईजैकर से दे चेंज देयर माइंड एंड दे टुक ऑफ फ्रॉम देयर। बट देयर वाज सम डिस्कशन वाज गोइंग ऑन दैट कैन वी स्टॉप इट बाय पुटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेन, लेकिन उसमें क्योंकि थ्रेट भी था, दे कैन किल द पीपल। और फिर इस बात की भी आलोचना हुई कि भारत के विदेश मंत्री अपने विमान में चरमपंथियों को बैठाकर कंदहार क्यों पहुंचाने गए? जसवंत सिंह ने अपनी किताब ए कॉल टू ऑनर में तर्क दिया कि वो इसलिए था कि अंतिम समय पर कोई राजनीतिक फैसला करने की नौबत न आ जाए। मलय कृष्ण धर इस तर्क को नहीं मानते। मैं तो कहूंगा कि इसमें हमारा देश का सर नीचा हुआ है। इतने रैपिड कम्युनिकेशन के जमाने में व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री को स्पॉट में रहने का तो कोई जरूरत नहीं है। इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन होता है। जब भी ऐसे क्राइसिस होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, इमीडिएटली पीएम के यहाँ पर या नोडल पॉइंट के वहाँ पर, आजकल एनएसए का जमाना चल रहा है, वहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बैठ जाता है। 24 घंटे बैठे रहते वहाँ पर, खाना पीना वहीं होता है। उसी के साथ कम्युनिकेशन के जरिए सारे प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाता है। तो इतने स्पीडी कम्युनिकेशन के जमाने में किसी मंत्री को वहाँ जाके सरोपा दे के आना ठीक नहीं था मेरे विचार में। ये पूरा प्रकरण कई अनुत्तरित सवाल छोड़ गया। क्या इस घटना का अंत कोई दूसरा हो सकता था? क्या भारत इस स्थिति में था कि वो इन अवचालकों की मांग ठुकरा पाता? ये पहला मौका नहीं था जब भारत के विमान का अवचालन किया गया हो। तब भी इन मामलों से निपटने के लिए भारत की निश्चित रणनीति क्यों नहीं है अब तक?